हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं दीक्षा अरोड़ा और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 105 प्रॉक्सी के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 105 प्रॉक्सी। सबसे पहले हम इसमें समझते हैं कि प्रॉक्सी मतलब क्या होता है। देखिए, जब भी कंपनी की जनरल मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में जो भी कंपनी के मेंबर्स होते हैं उन्हें जाना होता है। लेकिन अगर किसी भी रीज़न की वजह से वो मेंबर उस दिन कंपनी की मीटिंग में नहीं जा पाता तो वो चाहे तो किसी और पर्सन को अपॉइंट कर सकता है कि तुम मेरी जगह उस कंपनी की मीटिंग में चले जाना। और उस पर्सन को जो अपॉइंट किया जाता है उस पर्सन को हम बोलते हैं प्रॉक्सी। तो a person who is appointed by the member to attend and vote at the meeting in the absence of member at the meeting it term as proxy। मतलब कि वो मेंबर उस मीटिंग में नहीं जा पा रहा, इस वजह से वो मेंबर उस पर्सन को अपॉइंट कर देता है कि तुम चले जाओ। अब वो जो जिस पर्सन को हम अपॉइंट करते हैं, जो प्रॉक्सी होता है, वो चाहे तो कंपनी का मेंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्लियर? तो हु कैन अपॉइंट प्रॉक्सी? कौन प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है? कोई भी मेंबर जो एंटाइटल्ड है अटेंड करने के लिए और वोट करने के लिए मीटिंग में। मतलब कि जो जिसका हक है कि वो उस मीटिंग में जा भी सकता है और उस मीटिंग में वोट भी कर सकता है, वो मेंबर प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। प्रॉक्सी नीड नॉट टू बी अ मेंबर। ये हमने पहले ही समझ लिया कि प्रॉक्सी जो है वो मेंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर वो जो पर्सन है वो मेंबर है सेक्शन 8 कंपनी का, तो जो वो जिसको अपॉइंट कर रहा है वो भी उस सेक्शन 8 कंपनी का मेंबर ही होना चाहिए। However, a proxy shall be a member in case of company registered under Section 8। Section 8 मतलब कि वो कंपनी जो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो रजिस्टर की गई है चैरिटेबल पर्पस के लिए या फिर चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो अगर इस सेक्शन 8 कंपनी का मेंबर जो है वो किसी भी पर्सन को एक्स प्रॉक्सी अपॉइंट कर रहा है तो वो प्रॉक्सी भी जो है वो मेंबर होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि एक पर्सन जो है क्या वो कितने मेंबर्स का प्रॉक्सी अपॉइंट हो सकता है? 1 का, 2 का, 3 का और पेड अप शेयर कैपिटल के कितने का भी हो सकता है। देखिए, जो एक पर्सन है वो मैक्सिमम 50 मेंबर्स का एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट हो सकता है प्लस 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। मतलब कि इसे दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करने हैं। सबसे पहला मैक्सिमम मेंबर्स होगा 50 का, मैक्सिमम 50 प्लस 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। इसका एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। समझिए एक पर्सन है वो प्रॉक्सी अपॉइंट हुआ है 40 मेंबर्स का, लेकिन उन 40 मेंबर को मिला के उनकी पीडीएफ शेयर कैपिटल 60% बन रही है। तो क्या वो सबका अपॉइंट हो सकता है एज अ प्रॉक्सी? द आंसर इज नो। दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होने जरूरी है। ऐसे ही हम एग्जाम्पल ले कि वो 60 मेंबर्स का प्रॉक्सी है लेकिन पीडीएफ शेयर कैपिटल जो है वो 40% हुई है। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि एक क्राइटेरिया जो है 50 वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा। लेकिन वो 40% का प्रॉक्सी है और पीडीएफ शेयर कैपिटल 9% है। यस, वो हर मेंबर्स का प्रॉक्सी अपॉइंट हो सकता है क्योंकि इसमें दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं। क्लियर? अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होता होगा कि अगर कोई भी मेंबर 10% ऑफ पीडीएफ शेयर कैपिटल से ज़्यादा होल्ड करता है तो क्या वो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है? द आंसर इज यस। वो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है, लेकिन वो जिस पर्सन को अपना प्रॉक्सी एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट करेगा वो पर्सन किसी और मेंबर का प्रॉक्सी नहीं बन सकता। क्लियर? अब नेक्स्ट हम कुछ पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे राइट्स हैं जो प्रॉक्सी को नहीं मिलते। जैसे कि अ प्रॉक्सी शैल नॉट हैव राइट टू स्पीक एट द मीटिंग। प्रॉक्सी जो है वो मीटिंग में बोल नहीं सकता, उसको बोलने का हक नहीं है। नेक्स्ट, अ प्रॉक्सी कैन नॉट वोट ऑन शो ऑफ हैंड्स। अगर मीटिंग में कोई भी रेजोल्यूशन पास हो रहा है शो ऑफ हैंड्स के द्वारा तो प्रॉक्सी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम कोई भी रेजोल्यूशन पोल में पास कर रहे हैं, पोल यूज करके, तो उस पर प्रॉक्सी पार्टिसिपेट कर सकता है। ही हैज़ अ राइट टू वोट ओनली ऑन पोल, तो वो पोल में पार्टिसिपेट कर सकता है। नेक्स्ट, अब प्रॉक्सी अगर हम किसी भी मेंबर को प्रॉक्सी को अपॉइंट करना है, किसी भी पर्सन को प्रॉक्सी अपॉइंट करना है तो उसे किस फॉर्म में उसे अपॉइंट करना है और कितने टाइम पहले करना है, ये भी इस लॉ ने प्रोवाइड किया है कि जो प्रॉक्सी का फॉर्म है वो होगा फॉर्म नंबर MGT11। MGT11 जो है वो आपको कंपनी को सबमिट करना है। कितने टाइम पहले? एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग। मतलब जिस टाइम पे मीटिंग स्टार्ट होगी उसकी कम से कम 48 आवर्स पहले आपको प्रॉक्सी का फॉर्म सबमिट करना है कंपनी को। देखिए इसमें
कंपनी चाहे तो 48 आवर्स को कम कर सकती है, जैसे कि वो कह सकते हैं कि 36 आवर्स पहले। लेकिन अगर कंपनी चाहे तो वो 48 आवर्स को लॉन्गर पीरियड, मतलब 48 आवर्स से ज़्यादा नहीं कर सकती, लॉन्गर पीरियड प्रोवाइड नहीं कर सकती। जैसे कि वो 48 आवर्स की जगह नहीं लिख सकती कि आपको प्रॉक्सी का फॉर्म कम से कम 56 आवर्स पहले सबमिट करना है। लेकिन अगर कंपनी ने अपने आर्टिकल में ऐसा लिख दिया कि आपको फॉर्म सबमिट करना है 56 आवर्स पहले या फिर 49 आवर्स पहले, तो हम उसे सही नहीं मानेगी, मतलब कि हम उसे ऐसे रीड करेंगे जैसे कि उसमें 48 आवर्स लिखा होगा। क्लियर। इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉक्सी फॉर्म। अब अगर मेंबर ने जो प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट किया है, क्या कोई भी मेंबर उसे इंस्पेक्ट कर सकता है? द आंसर इज यस। लेकिन वो कब इंस्पेक्ट कर सकता है और कितने टाइम पहले उसे नोटिस देना है? उसे कंपनी को कम से कम 3 दिन पहले नोटिस देना है मीटिंग के। जिस दिन मीटिंग है उसे कम से कम 3 डेज पहले उसे नोटिस दे देना है कंपनी को कि वो प्रॉक्सी के फॉर्म को इंस्पेक्ट करना चाहता है। अब उसका टाइम क्या होगा? इंस्पेक्शन टाइम 24 hours before the time fixed for the commencement of meeting, during the meeting, up to conclusion। मतलब कि जिस टाइम पे मीटिंग होनी है उससे 24 आवर्स पहले वो प्रॉक्सी का फॉर्म इंस्पेक्ट कर सकता है। जब मीटिंग चल रही है तब कर सकता है, जब तक कि मीटिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक वो प्रॉक्सी का फॉर्म क्या कहते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो कब से कर सकते हैं? जिस जो टाइम है मीटिंग स्टार्ट होने का उससे 24 आवर्स पहले, और मीटिंग के दौरान जब तक कि मीटिंग खत्म नहीं हो जाती वो प्रॉक्सी का फॉर्म इंस्पेक्ट कर सकते हैं। कौन? मेंबर्स। क्लियर। हमारे माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर किसी एक मेंबर ने एक से ज़्यादा प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट कर दिया है कंपनी को, तो कंपनी किस प्रॉक्सी फॉर्म को वैलिड मानेगी और किसको इनवैलिड? तो हम इसे समझते हैं कि अगर किसी भी मेंबर ने एक से ज़्यादा प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट कर दिया तो कंपनी उस प्रॉक्सी फॉर्म को वैलिड मानेगी जो उसे लास्ट में रिसीव हुआ है, मतलब कि जो उसे बाद में रिसीव हुआ है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मिस्टर जेड एक शेयर होल्डर है, उसने प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट किया, उसने मिस्टर वाई को एज ए प्रॉक्सी अपॉइंट किया और प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट किया 5 दिसंबर को। उसके बाद उसने फिर से एक प्रॉक्सी अपॉइंट फॉर्म सबमिट किया 7 दिसंबर को, जिसमें उसने मिस्टर एक्स को अपना एज ए प्रॉक्सी अपॉइंट किया। अब कंपनी की एजीएम जो है वो है 15 दिसंबर को, ठीक है। अब कंपनी इन दोनों में से किसको वैलिड मानेगी? कौन सा वैलिड मानेगी? जो उसे बाद में लास्ट में रिसीव हुआ है, तो ये मानेगी मिस्टर एक्स को वैलिड। क्यों? क्योंकि उसका डेटेड है, साइंड है 7 दिसंबर को और ये डेटेड एंड साइंड है 5 दिसंबर को, तो ये बाद में हुआ तो ये इनवैलिड हो गया और ये वैलिड हो गया। क्लियर। तो इसमें यही लिखे अगर कंपनी मल्टीपल प्रॉक्सी रिसीव करती है तो उसको वैलिड मानेगी जो विच इज डेटेड लास्ट, जो लास्ट में मतलब बाद में रिसीव है उसे वैलिड मानेगी। लेकिन अगर हम इसी एग्जांपल में एक वो करते हैं कि कंपनी जो है उसने मिस्टर वाई का भी और मिस्टर एक्स का सेम डे पे फॉर्म सबमिट किया 5 दिसंबर को, और उसमें उसने डेट किया, साइन किया, दोनों में डेट भी थी लिखी थी, साइन भी था, लेकिन उसमें उसने टाइम मेंशन नहीं किया। अब कंपनी जो है वो किसको वैलिड माने? मिस्टर एक्स को माने, मिस्टर वाई को माने, क्योंकि रिसीव तो सेम डेट पे हुआ है और कंपनी ने, और मेंबर ने टाइम भी मेंशन नहीं किया कि ये कब वो सबमिट करा ये कब सबमिट करा है। तो ऐसे केस में कंपनी दोनों फॉर्म को इनवैलिड मानेगी। यही लिखते हैं अगर वो ना ही डेटेड नहीं है और सेम डेट बियर करते, या तो उसमें डेट ही नहीं लिखी हुई, अगर जो मिस्टर जेड था वो दोनों फॉर्म में डेट ही नहीं लिखता उस किस दिन वो सबमिट कर रहा है, या फिर उसने सेम डेट लिख दी, तो जो कम और उसमें टाइम भी मेंशन नहीं किया गया कि किस टाइम पे कर रहा है, तो ऐसे केसेस में कंपनी जो है वो सारे प्रॉक्सी फॉर्म को इनवैलिड ट्रीट करेगी। अभी सेक्शन में हमारे पास लास्ट पॉइंट बचा है रिवोकेशन ऑफ प्रॉक्सी। ये पॉइंट क्या कहता है? अगर किसी भी मेंबर ने प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट कर दिया है कंपनी को, मतलब कि प्रॉक्सी अपॉइंट कर दिया है, लेकिन वो फिर भी उस कंपनी की मीटिंग को खुद अटेंड करने चला गया, तो वो जो प्रॉक्सी अपॉइंट किया है वो रिवोक्ड हो जाएगा। लेकिन अगर एक बार प्रॉक्सी ने वोट कर दिया तो उसे फिर रिवोक नहीं कर सकते। यही लिखा है इसमें, अगर अपॉइंटमेंट के बाद, प्रॉक्सी के अपॉइंटमेंट के बाद मेंबर खुद मीटिंग अटेंड करने चला गया तो इसे हम ऑटोमेटिक रिवोकेशन ऑफ प्रॉक्सी ट्रीट कर लेंगे। लेकिन अगर एक बार प्रॉक्सी ने वोट कर दिया तो हम उसे रिवोक नहीं कर सकते। क्लियर। अब क्या होता है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमें ये बताता है
कि जब तक कि रिवोकेशन का रिटर्न नोटिस कंपनी को रिसीव नहीं हो जाता तब तक हम उस प्रॉक्सी के रिवोकेशन नहीं मानेंगे, मतलब कि वो प्रॉक्सी वैलिड रहेगा तब तक जब तक कि कंपनी को प्रॉक्सी की रिवोकेशन का रिटर्न फॉर्म नोटिस रिसीव नहीं हो जाता। यही लिखा है, प्रॉक्सी इज वैलिड अंटिल रिटर्न नोटिस ऑफ रिवोकेशन हैज बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी बिफोर commencement of the meeting or adjourned meeting. Clear? An undated notice of revocation shall not be accepted. अगर आपने कोई नोटिस रिवोकेशन ऑफ प्रॉक्सी का नोटिस दे दिया कंपनी में जो जिसमें डेट नहीं लिखी विच इज अनडेटेड, तो उसे कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट, अगर आपने किसी भी प्रॉक्सी को रिवोक कर दिया तो उस बात की इंफॉर्मेशन कंपनी को प्रॉक्सी को देने की कोई जरूरत नहीं है। यही लिखे, अ प्रॉक्सी नीड नॉट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द रिवोकेशन ऑफ द प्रॉक्सी इशूड बाय द कंपनी। क्लियर? तो आपका सेक्शन 105 यहीं तक खत्म होता है। जो भी इसमें प्रोविजंस थे मैंने आपको सब समझा दी है। अगर आपको ये वीडियो समझ पसंद आई हो और अगर आपको ये सेक्शन अच्छे से समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।